जय हिंद। तमाम सुनने वालों को मेरा सादर प्रणाम। इससे पहले कि मैं अपना विषय का वक्तव्य शुरू करूं, मैं उन तमाम 527 बहादुर अफसर और जवान एवं लगभग 1363 जवान और अफसर जो घायल हुए कारगिल युद्ध में, उन्हें अपनी श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। नागपुर के प्रहार शिक्षण संस्था का ये जो उपक्रम है, जिसके अंतर्गत कारगिल युद्ध गाथाएं, इसकी श्रृंखला जारी है। आज का 5वां दिन है और मुझे मौका दिया है और ये मेरा भाग्य है कि मुझे 5वां पुष्प के दौरान कारगिल की एक ऐसी युद्ध गाथा बताना का मौका मिल रहा है जो आप सब लोगों को मनचाही लगेगी। कारगिल का युद्ध किस लिए हुआ और कारगिल क्या है, इसकी ऊंचाई क्या है और इसका इम्पोर्टेंस हमारे भारत के युद्ध इतिहास में इतना ऊंचा क्यों है, इसके कई कारण, इसकी परिभाषा है। इसका ब्यौरा आपको गत 5 दिनों में मुझसे पहले आने वाले वक्तों ने दिया है। फिर भी मैं ये समझता हूँ कि आप लोगों को मैं कारगिल के बारे में कुछ अवगत कराऊँ। कारगिल का जो जिला है वो अभी लद्दाख प्रांत में है, जो यूनियन टेरिटरी बना हुआ है। 1999 में जब कारगिल की लड़ाई हुई, तब ये जम्मू एंड कश्मीर में एक जिला था। हमें थोड़ी-सी पार्श्वभूमि इसलिए देखना चाहिए कि जब भारत और पाकिस्तान अंग्रेजी हुकूमत के बाद आज़ाद हुए, तब से पाकिस्तान किसी न किसी कारण भारत के ऊपर अपनी नज़र रखे हुए हैं और भारत की जो अखंडता है, भारत का जो महत्वपूर्ण एक योगदान है इस विश्व में, उसे कहीं न कहीं चोट पहुँचाना चाहता है। इसी के साथ वो ये चाहता है कि भारत एशिया में अपनी अखंडता और अपना जो मुकाम है, उसको कहीं न कहीं कम किया जाए। इसी के चलते हुए 1947 में भारत पूरी रेडी नहीं था तरीके से। तब नवंबर 1947 में पाकिस्तान के लोगों ने और कबायलियों का सहायता लेकर उन्होंने जे एंड के में अलग-अलग जगह जाकर अपना कब्जा कर लिया, जिसमें झोजिला, द्रास, काक और कारगिल का इलाका भी था। हमें उस वक़्त एक छोटा जंग पुकारना पड़ा और 1947 से लेके 1 जनवरी 1949 तक, दैट इज़ 1 जनवरी 1949 तक हमें जब युद्ध विराम हुआ, तब तक पाकिस्तान के वो तमाम लोगों को खदेड़ना पड़ा और उनको वापस अपने-अपने जगह भेजना पड़ा। वो एक पहली झलक थी पाकिस्तान की, लेकिन पाकिस्तान इसके बारे में चुप नहीं रहा। कहीं न कहीं वो आतंकवादियों से, कहीं मिलिटेंट्सों से, कहीं उग्रवादियों से हमारे देश को छेड़ता रहता। 1998 में, 1998 में जब परवेज़ मुशर्रफ वहाँ के फौजी हुकूमत शाह बन गए, तब उन्होंने एक ऐसा मंसूबा बनाया कि भारत में फिर से कारगिल की ओर जाकर ऐसी ऊंचाइयों को हासिल करें, ताकि भारत की जो लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, हमारा जो मुख्य हाईवे है श्रीनगर लेह और कारगिल का जो सप्लाई है, उसके ऊपर कहीं न कहीं दबाव लाएँ। उसलिए उन्होंने पीओके के अंदर से आकर कारगिल के जो सरहदी इलाके हैं एलओसी के पास, उस पर कब्जा करना शुरू कर दिया। हालांकि भारत ने अपने सौहार्दपूर्ण वातावरण में हमेशा की ओर से कोई भी जगह अपना दबाव नहीं डाला और हम उन ऊंचाइयों से अपनी-अपनी जगह आ चुके थे। लेकिन पाकिस्तान ने इसी का फायदा लेता हुआ है, कारगिल की वो ऊंचाइयां जो भारतवर्ष ने खाली कर रखी थी, उसे एक खुफिया किस्म से आकर उस पर कब्जा कर लिया और इतना ही नहीं तो अपने बंकर और मजबूत कर लिए, उनकी फौजी आमात वहां पर पहुंचा दी और एक किस्म का परमानेंट और फोर्टिफाइड डिफेंस वहां बना दी है। ये चलता रहा दिसंबर 1998 से लेकर लगभग मार्च अप्रैल 1999 तक। 1999 में मार्च अप्रैल में जब हमारे चरवा और हमारे पेट्रोल वहां गए, तब हमें खबर मिली कि पाकिस्तान के लोगों ने ऐसे कई जगह है कारगिल और द्रास सेक्टर में, लगभग 140 किलोमीटर का इलाका है, उस पर वहां पर आके उन्होंने अपने कई एरियाज को कब्जा कर लिया। एक आम तौर पे मैं बताना चाहूंगा कि वो क्या एरिया है। यदि आप देखोगे तो ये नक्शे में मैंने बताया हुआ है कि कहां पर पीओके का एरिया है
आप अपने राइट साइड में देखोगे तो वहाँ पे अक्साई चीन का एरिया है और बीच में एक जो लेच के जैसा है, दैट इज़ द पोर्शन ऑफ द कारगिल। वो कारगिल के ऊँचाई पे आकर उन लोगों ने वो एरिया में अपने बंकर और अपनी पोज़ीशनें मजबूत बना ली। और वहाँ पर जो इलाका था, वो लगभग 140 किलोमीटर था, जिसमें लगभग 80 ऐसे मोर्चे उनके घुसपैठियों ने, जो पाकिस्तानी रेंजर्स थे और पाकिस्तानी आर्मी के लोगों थे, उन्होंने उसे कब्जा कर लिया। जब ये खबर मिलने के बाद 3 मई 99 से हमें उनको वहाँ से खदेड़ना बहुत निहायती ज़रूरत थी। भारतवर्ष ने हमेशा एक अच्छा तरीका अपनाया है कि वो अपने कभी भी पड़ोसी राष्ट्रों पे हमला नहीं करता ताकि उनका कोई इलाका काबिज करता है। लेकिन जब हमारे इलाके में कोई आ जाता है तो हमें या तो उसको खदेड़ना पड़ता है, चाहे उसमें कीमत क्यों न चुकाना पड़े। और इसी के चलते हुए 3 मई 1999 से हमें कई ऐसी छोटी-मोटी कार्रवाई करनी पड़ी। हम जानते हैं कि कोई भी लड़ाई एक दम में और एक सांस में नहीं लड़ाई जाती। कोई भी युद्ध एक दिन में या एक दम में कभी भी हासिल नहीं होता। एक युद्ध के लिए कई जगह छोटी-बड़ी लड़ाइयाँ लड़नी पड़ती है और वही कारगिल युद्ध के दौरान हुआ। ऐसे कई एरिया है जैसे मस्को वैली में, काक्सर में, बटालिक सेक्टर में, द्रास में, ऐसे कई जगह और अन्य इलाकों पर हमने छोटी-छोटी लड़ाइयाँ लड़ी। इन सब लड़ाइयों को मिला के हमारा कारगिल युद्ध हुआ, जिसका कोड नेम दिया था ऑपरेशन विजय। कारगिल में जब ये युद्ध हुआ, तब जो ऊँचाइयाँ थी, वो ऐसे ऊँचाइयाँ थी कि हमारी ओर से हमारी ज़मीन नीचे थी और जो ऊँचाइयाँ है, वो पाकिस्तान और उनके घुसपैठियों ने कब्ज़ा कर लिया था। तो ज़ाहिर है कि उनके पास कुछ एडवांटेज था। हमें हमारे सामने क्या था, टाइगर हिल जैसी ऊँचाई, 0.4875 की ऊँचाई, तोलोनिंग की ऊँचाई, 0.5140 की ऊँचाई, 0.5060 की ऊँचाई। वो सिर्फ़ चट्टानें ही नहीं थी, बल्कि ऐसे ढलानें थी कि वहाँ पे प्राणी क्या, कोई भी जाने के लिए तरसता हो। ऐसे वक़्त हमें उनको खदेड़ने का जब हमें मंसूबा हमारे भारत सरकार ने और भारतीय सेना ने बना लिया, तब हमें उसके ऊपर कार्रवाई करनी पड़ी। हम जानते हैं कि कोई भी युद्ध में काम करने से पहले आपको पूरी प्लानिंग करनी पड़ती है, आपको अपनी डिप्लॉयमेंट करनी पड़ती है। मस्को वैली एक ऐसा सेक्टर था, जो कारगिल के पास, जिसमें तमाम ऐसे इलाके आते हैं, जिसके वजह से पाकिस्तान और उनके घुसपैठिए उस हमारे ऊपर पूरे नज़र रखे हुए थे। वहीं से टाइगर हिल और 0.4875 था, जो हमारा जो नेशनल हाईवे उसको पूरा डोमिनेट कर सकते थे। उसको डोमिनेट करने का मतलब है कि हमारा लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन तोड़ दे और आगे चल के कारगिल को सेग्रीगेट कर दे। आप यदि देखोगे तो ऊँची चोटियाँ, टाइगर हिल, 0.4875 और उसके बगल में हमारा जो नेशनल हाईवे है, वो दिखाई देता है। इस नेशनल हाईवे को डोमिनेट करने का ये एक अच्छा तरीका था। इसलिए ये जो एरिया था, ये बहुत स्ट्रैटेजिकली इम्पोर्टेंट था और हमें इसे किसी न किसी तौर से और कहीं जितनी जल्दी हो सके हमें इसे खाली करवाना था। पाकिस्तान और उनके रेंजर्स तथा घुसपैठी लगभग 5,000 के करीब इन 80 मोर्चों पर थे। इसलिए बात आसान नहीं थी, लेकिन इतना भी नहीं था कि भारतीय सेना इसे कभी हासिल नहीं कर सकी। जब बुलंद इज़ा बुलंद अपने जब ख़यालात हो, तो पहाड़ों के सीने भी आपको रास्ता दे देते हैं। ये जो एरिया में हमारे जो लोगों को हमने डिप्लॉय किया, तो वो हमारी एक इन्फेंट्री ब्रिगेड थी। उस इन्फेंट्री ब्रिगेड के अंदर में ऐसे कई इलाके आते गए कि जो एरिया हमें अलग-अलग बटालियन और उनको बाँटने पड़े। हम जानते हैं कि युद्ध की जो कथाएँ होती है, वो युद्ध से कथा रम्य होती है, लेकिन उसमें रोमांच के साथ-साथ योगदान और बलिदान भी बहुत ऊँचे दर्जे का होता है। लेकिन ये जानना चाहिए कि लद्दाख का जो एक ज़मीन है, वो इतना आसान नहीं है। एक लद्दाखी कहावत है कि लद्दाख की ज़मीन सूखी है और वहाँ की चोटियाँ बहुत ऊँची है। वहाँ तो वही एक तो भरोसे वाला मित्र या खुकार दुश्मन ही वहाँ पर आ सकता है। लेकिन हमारे जवान जानते हैं कि हौसले जब बुलंद हो तो पत्थर भी पिघल जाते हैं और पर्वतों के सीने भी रास्ते दिखा देते हैं। 5 मई 1999 में जब हमारा एक पेट्रोल
इन सब चीज़ की खबरदारी लेने गया तो उसको पाकिस्तान के एक प्लाटून ने घेर लिया और उन पेट्रोल को उन्होंने मार गिराया। कुछ ही दिनों के बाद पाकिस्तान के लोगों ने हमारे गोला बारूद के स्टोर पर हमला किया। अब तो बातें पूरी समय के बाहर और हद से बाहर चली गई थी। इसलिए भारतीय सेना और भारतीय सरकार ने यह निर्णय लिया कि अभी हमें अपने एक युद्ध स्तरीय तरीके से पाकिस्तान की सेनाओं को इन मोर्चों से निकालकर उन्हें खदेड़ देना चाहिए और उन्हें अपनी जगह एलओसी के पार भेज देना चाहिए। 26 मई 1999 में एयरफोर्स का हमें कवर मिलना शुरू हो गया। इन एरिया में जैसे मैंने बताया जो अलग-अलग युद्ध हुए उसके बारे में मैं ज़िक्र नहीं करूँगा, जैसे कि तोलोलिंग, उसके बाद वहाँ पर पॉइंट 5140, द्रास सेक्टर, काक्सर, बटालिक। आज जो मेरा विषय है, वो विषय है डर तो मेरे शब्दकोश में ही नहीं था, कैप्टन अनुज नैयर। कैप्टन अनुज नैयर की गाथा मैं आज अपने इस भाषण में आपको बताना चाहूँगा। मस्को वैली का जो सेक्टर था, उसमें टाइगर हिल एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और स्ट्रैटेजिक हिल फीचर है। अभी-अभी मैंने आपको उसका एक छोटे तौर पे एक नक्शा दिखाया जो आम आदमी को समझ में आए। ये जो टाइगर हिल आप देख रहे हो, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट ऊँची पहाड़ी है। इसे हम जितनी जल्दी हासिल कर लेंगे, उतना ही जल्दी हम पाकिस्तान के रेंजर्स और उनके घुसपैठियों के हम खदेड़ देंगे। लेकिन टाइगर हिल का जो वेस्टर्न स्लोप है, उसके ऊपर एक ऊँचाई आती है, उसका नाम है पॉइंट 4875। पॉइंट 4875 का मतलब है 0.4875 मीटर समुद्र सतह से ऊँचाई। ये लगभग 16,000 फीट के करीब होता है। ये जो चोटी है 0.4875, इसकी चट्टानें सीधी है 80 डिग्री, 85 डिग्री। स्लोप्स और ढलान ऐसे है कि वहाँ पर प्राणी डरते हैं तो आदमी क्यों नहीं जाए। लेकिन जहाँ पे ना हवा का रुख हमें साथ देता है, ना रोशनी की चपट हमें साथ देती है। लेकिन फिर भी जो शूर और धैर्यवादी जवान होते हैं, वो इसमें से भी अपना रास्ता निकाल लेते हैं। मस्को वैली जिस ब्रिगेड के पास दिया था, उन्होंने ये 0.4875 का इलाका 17 जाट बटालियन को दिया था। 17 जाट बटालियन उन दिनों में जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख में तैनात थी। इस बटालियन में 0.4875 का जो एरिया था, उसे किसी भी तौर पर हासिल करना था, लेकिन उन्हें कोई भी हवाई जहाज का या एयर कवर नहीं मिल रहा था। जितना देरी होता है, उतना ही देरी हमें बाद में टाइगर हिल कैप्चर करने में लगता। ये इसकी जानकारी बटालियन के सीईओ और उसके कंपनी कमांडर्स को थी। इस लड़ाई में 0.4875 में 17 जाट की चार्ली कंपनी, इन्हें इसका कंप्लीट जिम्मा दिया गया था। उस कंपनी में कैप्टन अनुज नैयर था। वो अपने कंपनी कमांडर मेजर रितेश शर्मा के साथ काम करता। रितेश शर्मा की निगरानी में वो अच्छे कदम उठा रहा था और काम कर रहा था। कैप्टन अनुज नैयर, ये 1975 में दिल्ली में इसका जन्म हुआ है। दिल्ली के धौला कुआं में इसने आर्मी पब्लिक स्कूल में अपना एजुकेशन किया और बचपन से ही ये जो लड़का एक बड़ा होनहार था, होशियार भी था, खेलने भी माहिर था। लेकिन एक चुलबुल था, वो इसकी इतनी चुलबुली करता था कि उसके टीचर उसे अक्सर बंडल ऑफ एनर्जी कहते थे। आर्मी स्कूल में होने की वजह से जाहिर है उसका रुझान फौज की ओर था। वो हमेशा कहता था कि उसे देश के लिए ऐसी कोई बहादुरी के काम करना है जो आने वाले दिनों में याद रहे। कभी-कभी वो इतनी शरारत करता था कि उसके टीचर भी उससे तंग हो जाते थे। एक बार तो उसके टीचर ने नोटिस बोर्ड पे लिख दिया था, आई वांट अनुज अलाइव और डेड। यहाँ तक का उसकी चुलबुली चलती थी। ये एक जोशीला लड़का था। स्कूल में चलते-चलते इसने एनडीए का एग्जाम पास करते हुए इसने एनडीए में दाखिला लिया और एनडीए में ये इको स्क्वाड्रन में था। 1997 में एनडीए से पास होकर ये बाद में आईएमए से पास आउट हुआ और 17 जाट बटालियन चार्ली कंपनी में इसकी तैनाती हो गई। जब ये स्कूल में था, तो इसके पिताजी ने एक बार कहा था कि इसका स्कूल में एक्सीडेंट हो गया और इसका घुटने से नीचे तक पैर बुरी तरह से जख्मी हुआ। वो इतना जख्मी हुआ था कि उस पर उसके 22 टाके लग गए। देयर वर 22 स्टिचेस ऑन हिज लेग। जब डॉक्टर ने उसके पूछा और वो बिना एनेस्थेसिया
वो स्टिचेस लगाए गए। जब डॉक्टर ने उसे पूछा, "बेटा आपके पैर में दर्द नहीं होता है तो क्या है?" तो अनुज ने कहा कि सर दर्द तो दिमाग में होता है, लेग में नहीं होता है। ये एक ऐसा बहादुर किस्म का था, डर तो इसके पास शुरू से इसके पास नहीं था। डर से इसे कभी डर नहीं था और उसीलिए ये कोई भी जोखिम लेने में कभी पीछे नहीं हटता था। चार्ली कंपनी जब इन्हें जो टास्क दिया गया, उस टास्क के लिए ये लोग द्रास सेक्टर से अपने एरिया में पोजीशन लिया और पोजीशन लेने के बाद ये 0.4875 के लिए कूच करने के लिए आगे बढ़े। जब ये कूच करने लगे, तो इनको रास्ते में भी कहीं न कहीं दुश्मनों की बमबारी होती थी। कहीं मिलिटेंट उनके ऊपर फायर करते थे, लेकिन अनुज हमेशा निडर होके उनका बेहद सामना करता गया। कहते हैं कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद कारगिल एक ऐसा भयावह युद्ध है। कारगिल में युद्ध के पूरे दौरान लगभग 2.5 लाख आर्टिलरी के शेल्स फायर किए गए। कई बम मोर देन 5000 बम्स इसमें इस्तेमाल हुए। 300 से 400 मोर्टर शेल इसमें इस्तेमाल हुए और एलएमजी, राइफल, एमएमजी इसकी कई फायरिंग की बौछारें होती गई। उसलिए जवानों को और अफसरों को इतना आसान नहीं था, लेकिन हौसले ही जो होते हैं फौज में, वो हौसले ही इंसान को आगे बढ़ाते हैं। जब ये 0.487 पे आए तो इनकी जो पहली कूच थी, पहली कूच करते समय जैसे मैंने आपको अभी बताया कि 0.4875 का जो हिस्सा था, वो पूरा स्टीप स्लोप था। ऐसे स्टीप स्लोप में जब काम करना है, तो काफ़ी चतुराई और हिम्मत हमें रखनी पड़ती है। अनुज नैयर अपनी टीम में था, अपने सेक्शंस लेके आगे जाता था। शुरुआती दौर में जब इतना तूफ़ान फायर आ गया, क्योंकि 0.4875 के ऊपर पाकिस्तान की 12 नेटिव नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के रेंजर्स और ट्रूप्स बैठे हुए थे। उन्होंने गोलियों की इतनी बौछार लाई कि जो चार्ली कंपनी के जो कंपनी कमांडर थे, मेजर रितेश शर्मा, वो बुरी तरह से घायल हुए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। लेकिन वो घायल इस तरह से हुए कि उन्हें पीछे में इवैक्यूएट करना पड़ा और जब उनके कमांडिंग ऑफिसर ने उन्हें कहा कि आप पीछे आ जाओ, तो उस वक्त मेजर रितेश शर्मा ने अपनी कमान कैप्टन अनुज नैयर के पास दी और उस क्षण से कैप्टन अनुज नैयर उस कंपनी का एक किस्म से कंपनी कमांडर बन गया और अगली सारी कूच उसे उस उम्र में, हालांकि उसके सिर्फ 2 साल की उसे फौज का एक्सपीरियंस था, लेकिन उसका जो एक्सपीरियंस 2 साल का भी था, उसने एक ऐसे खूबी दिखाई जो बड़े बड़े शूरयोद्धा ही दिखा सकते हैं। कैप्टन अनुज नैयर आगे बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए, उनके ऊपर बम के गोले आते गए। जब आगे बढ़ रहे थे, पॉइंट 4875 की अगले कदमों पर, तब उनके लीडिंग सेक्शन ने उन्हें बताया कि साहब आगे में दुश्मन के लगभग 3 से 4 बंकर है और वो भी बंकर जो पूरी तरह से फोर्टिफाइड है। उसमें सैंडबैग्स लगी हुए, संगर लगे हुए, उनके एमएमजी है, उनका तमाम उनके साथ गोला बारूद भी है। तो इतनी आसान नहीं है। लेकिन अनुज नायर ने अपना हौसला दिखाया। उसने अपने चंद साथियों को लेते हुए अपना ग्रेनेड लॉन्चर रॉकेट प्रोपेट ग्रेनेड वो लेते हुए आगे कूच किया और पहला बंकर काबिज किया, पहला बंकर हासिल किया। पहला बंकर जब उसने पहला बंकर जब उसने हासिल किया, तब उसके कुछ साथियों को चोट आई। उस बंकर में हासिल करते समय 7 जवानों को उसने पाकिस्तान के मार गिराया। अभी उसके पास बंकर नंबर 2, 3 और 4 बचा था। 2, 3 और 4 जब बचा हुआ था, तब उसे आगे कैसे जाना चाहिए, उसकी इसने अपने मन में प्लानिंग की और अपने साथियों को रीग्रुप करते हुए उसने बंकर नंबर 2 और 3 उसने हासिल कर ली। इसके दौरान उसने दुश्मन के कुछ एलएमजी और एमएमजी बर्बाद किए। अभी एक आखिर का बंकर बचा हुआ था। वो बंकर कहलाता है बंकर नंबर 4। बंकर नंबर 4
जाने के लिए इसके पास अपने 6 जवान थे, जिनमें किसी को चोट भी लगी थी, लेकिन किसी ने हौसला नहीं छोड़ा था। कैप्टन अनुज नैयर आखिर बंकर की ओर अपने हाथ में अपनी आरपीजी, कुछ ग्रेनेड लेकर उन्होंने आगे बढ़ते गए, लेकिन जब वो आगे बढ़े तब दुश्मन का एक आरपीजी ग्रेनेड सीधा उनके सीने पे आके लगा और वो बुरी तरह से घायल हुए। साथ ही साथ उनके अन्य साथी जो उनके साथ थे, जो 6 थे, टोटल टीम कैप्टन अनुज नैयर की 7 लोगों की टीम थी, जिसमें खुद अनुज नैयर और अन्य 6 जवान। ये सभी घायल हुए, लेकिन किसी ने भी अपना हौसला नहीं छोड़ा और उन्होंने आगे बढ़ते रहे। कैप्टन अनुज नैयर गए और उन्होंने अपने हाथ का जो ग्रेनेड था, वो बंकर नंबर 4 में डाल गिराया और बंकर नंबर 4 को बर्बाद किया और वो बंकर नंबर 4 दुश्मन से खाली करवा दिया। चार्ली कंपनी का उसके ऊपर पूरा कब्जा हो गया और उस तरीके से पॉइंट 4875 का जो वेस्टर्न स्लोप है, वो कैप्टन अनुज नैयर इसने पूरी तरह से हासिल कर लिया। हम जानते हैं कि कभी भी दुश्मन का कोई हम इलाका हासिल कर लेते, तो दुश्मन वैसे खाली नहीं बैठने वाला है, वो कहीं न कहीं से काउंटर अटैक करेगा। लेकिन जब ये चौथा बंकर हमने हमारी 17 बटालियन जाट रेजिमेंट की जो थी, वो इतनी बहादुर थी कि जब वो जो चार्जिंग करते तो जाट बलवान जय भगवान का नारा लगाते हुए आगे जाते हैं और कोई भी टास्क, कोई भी किस्म की ज़िम्मेदारी है, उसे आसान करके हासिल करते हैं और उन्होंने वो हासिल करके दिखाया। एक ट्रू मिलिट्री हीरो के जैसा कैप्टन अनुज नैयर ने अपनी एक मिसाल दी। लेकिन इसके चलते हुए उनकी इंजरी और उनकी जो चोटें थी, इतनी बुरी तरह से ज़ख्मी हुए थे कि वो घायल हो गए और वो उन्होंने वहाँ पर दम तोड़ दिया। साथ ही साथ उनके जो अन्य 6 जवान थे, वो भी इस ऑपरेशन में पूरी तरह से घायल हुए थे और उनके भी वो भी इसके दौरान शहीद हुए। ये जो शहादत थी, इसके चलते हुए भारतीय सेना ने पॉइंट 4875 पूरी तरह से अपने कब्जे में कर लिया और हम जानते हैं कि इसका जो स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस था, वो इतना इंपॉर्टेंट था, इतना ज़रूरी था कि यहीं से टाइगर हिल कैप्चर करने के लिए रास्ता साफ होता गया। जब ये पॉइंट 4875 कैप्चर किया गया, तभी एक दूसरी टुकड़ी थी जो कैप्टन विक्रम बत्रा के पास थी। उन्होंने पॉइंट 4875 का एक अन्य एरिया में जाकर अपनी तैनाती कर ली थी, ताकि दुश्मन का यदि कोई काउंटर अटैक होता है तो उसे खदेड़ दे और हुआ वैसा ही कि दुश्मन ने एक नाकाम कोशिश की, जिसे कैप्टन विक्रम बत्रा ने पूरा नाकाम कर दिया और पॉइंट 4875 हमारे पास आ गया। अगली जो कूच थी वो टाइगर हिल पे हुई और टाइगर हिल आगे में हमारे जवानों ने कब्जा करते हुए पाकिस्तान से वो खाली करवाया और फिर बाद में उनको पीछे वहाँ से खदेड़ दिया। ऐसे करते हुए हमने पॉइंट 4875 और आगे चल के दूसरी बटालियन ने टाइगर हिल हासिल कर लिया। इसलिए इस कारगिल युद्ध के दौरान पॉइंट 4875 की जो लड़ाई थी, उसका एक एक असीम महत्व था और ये असीम महत्व तभी हासिल कर सके जब कोई शूर योद्धा एक अदम्य साहस, शूरता, निडरता और एक रॉ करेज दिखाता है अपने जवानों को, जो उसके जवान उसके ऊपर बिलीव करते हैं, ऐसी मिसाल उसने दी। उसका नेतृत्व इतना ऊँचे दर्जा का था कि कोई भी जवान हमेशा उसके साथ जीने, मरने और लड़ने के लिए तैयार होता था। किसी एक जवान ने उसी के पलटन का एक जवान था, उसने किताब में एक इंटरव्यू में भी कहा है और लिखा हुआ भी है कि उसे जब बेटा पैदा हुआ तो उसने बेटे का नाम भी अनुज लिखा। कैप्टन अनुज नैयर ने जो एक मिसाल दी है भारत के इतिहास में, भारत के युद्ध इतिहास में, वो आने वाले कई सालों तक लोग हमेशा याद करेंगे। मैं ये भी आपको बताना चाहूँगा कि ये जो लड़ाई हुई, इस लड़ाई के दौरान भारत सरकार ने इनको इनके अदम्य साहस के लिए मरणोपरांत महावीर चक्र प्रदान किया। आज हम उनके महावीर चक्र को याद करते हैं और हम उनकी शहादत को सलाम भी करते हैं। उसके कैप्टन अनुज नैयर यहाँ तक था कि वो सिर्फ लड़ाई में नहीं है, अपने घर वालों के साथ और अन्य कामों में भी उसकी हमेशा दिलचस्पी होती थी। कहते हैं कि जब कैप्टन अनुज नैयर जब पॉइंट 487 की ओर बढ़ता गया, तब उसके पास एक अंगूठी थी। वो अंगूठी उसने अपने कमांडिंग ऑफिसर को देकर गया और ये कहा
कि सर ये अंगूठी आप अपने पास रख लो, मैं लड़ाई से वापस आया हूं तो मैं ये अंगूठी लेकर घर जाऊंगा, वरना ये अंगूठी आप मेरी मंगेतर टीमी है उसको दे देना। लेकिन विधाता को कुछ और ही मंजूर था। कैप्टन अनुज नैयर लड़ाई में गया और जंगे मैदान में शहीद हो गया। जब उसका पार्थिव शरीर दिल्ली में तिरंगे में लपेटकर जब आया तो उसके परिवार के साथ एक लड़की रो रो फूट फूट कर रो रही थी। वो लड़की टीमी थी, जो उसकी जिसके साथ उसकी मां ने कहा कि सितंबर 1999 में उसका उसकी सगाई होने वाली थी। उसके चंद 2 महीने पहले ही उसकी मृत्यु हो गई, उसकी शहादत हो गई। कैप्टन अनुज नैयर के नाम पर जनकपुरी दिल्ली में एक सड़क है जिसका नाम कैप्टन अनुज नैयर मार्ग से नामोदित किया गया है। दिल्ली विश्वविद्यालय का साउथ कैंपस है, वहां पर एक स्टडी हॉल है। उस स्टडी हॉल कैप्टन अनुज नैयर के नाम आज समर्पित है। कैप्टन अनुज नैयर के पिताजी का यह कहना था कि उसने एक बार उसको खत में लिखा था कि भारतीय फौज और भारतीय गवर्नमेंट ने उनमें इतना विश्वास रखा है तो ऐसा कोई भी गैर जिम्मेदार काम नहीं करेंगे या कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे कि जिसके वजह से कोई देश का नाम बुरा हो। उन्हें हमेशा देश के प्रति एक इज्जत व इकबाल रखते हुए अपने अपने काम निभाए हुए। उसने ये कहा था कि मौत के बारे में तो मैं सोच ही नहीं रहा हूं, जब तक दुश्मन जिंदा है तब तक मैं सांस लेता रहूंगा और दुश्मन के खिलाफ लड़ता रहूंगा। ये उसने अपने मिसाल में हमें दिखाया है। उसके पिताजी का यह कहना था कि अनुज एक मिशन पे था और उसका मिशन बचपन से उसके मन में चल रहा था। वो राष्ट्र के लिए समर्पित था। मैंने तो सिर्फ उसे दिशा दिखाई है। उस दिशा का ही एक किस्म का अपने मन में रखकर कैप्टन अनुज ने जिंदगी में आगे बढ़ता गया। हम कहते हैं कि व्हेन मेन लेस अप बूट्स, जब फौजी अपने बूटों की लेसें बांधता है और हथियार लेकर जंग में जाता है तो उसकी कहानियां बहुत रोमांचित होती है। लेकिन जितनी लड़ाइयाँ की खूबी होता है उतना वॉर टेरिबल होता है और इस टेरिबल वॉर में कई लोगों को शहादत देनी पड़ती है। मैंने शुरू में बताया था लगभग 527 लोगों की शहादत हुई है और हम लोगों ने उन्हें कभी भूलना नहीं चाहिए। भारत सरकार ने उन्हें एक बहुत ऊंचे दर्जे का अवार्ड दिया है, महावीर चक्र। लेकिन एक जो सैनिक या एक जो अफसर होता है वो सिर्फ रणांगण पर ही नहीं मरता, वो रणांगण पर तो शहीद होता है। उसकी मौत तो तब होती है जब समाज में या राष्ट्र में लोग उसकी शहादत को भूलते हैं। ये हमारा परम कर्तव्य है, मेरा, आपका और तमाम भारतवासियों का, कि हम उन लोगों को ऐसे दिनों में याद जरूर करें और साल में भी बीच बीच में उनको याद करते रहे जिन्होंने अपनी शहादत इस भूमि के लिए दी है, अपना खून इस धरती के लिए बहाया है। कैप्टन अनुज नैयर, हम तुम्हें पूरी अपनी ओर से तथा देश की ओर से सलाम करते हैं और ये चाहते हैं कि आपकी शहादत हमारे भारतवासी हमेशा याद रखेंगे। कैप्टन अनुज नैयर जब भी कभी अपने काम में लगे रहते थे तो काम में लगे रहते समय उनके पास ज्यादा अनुभव नहीं था, लेकिन उनके पास एक किस्म की दिव्य शक्ति थी या एक हौसला था। हमें ये जरूर जानना चाहिए इस लड़ाई के जो खूबियां हैं और इससे हम जो सीखेंगे कि जो हमारी ये जो यंग जनरेशन थी 99 में और जो जवान है उनमें काफ़ी हुनर होता है, काफ़ी उनमें ताकत होती है। सिर्फ उन्हें हमें मार्गदर्शन करना होता है और
वो मार्गदर्शन तभी मिलता है जब एक जवान और एक अफ़सर उसके ऊपर पूरा सही ढंग से काम करे और उसको बचपन से और स्कूलों में तथा कॉलेजों में उसे अच्छा मार्गदर्शन मिलते रहे। ये वो कैप्टन अनुज नैयर का फ़ोटोग्राफ है जो उन्होंने डांगरी हेलमेट में पहना है। हम देख सकते हैं कि महज़ 22 साल का ये जो लड़का, एक नौजवान, एक फ़ौजी अफ़सर अपनी मिसाल देते हुए कैसे अपनी प्लाटून को, अपने सेक्शन को युद्ध के युद्ध के मैदान में लीड करता है और जीत हासिल करता है। बोलो त्याला बाळा. बोल. 5 मिनट है ना? ये वो फ़ोटोग्राफ है जो आने वाले कई दिनों तक लोग याद रखेंगे और इसे जवानों ने अपने पास ज़रूर रखना चाहिए। सैनिक गाथाएँ तो कई होती हैं और सैनिक गाथाओं के साथ-साथ हम देखते हैं कि हमारे भारतीय संस्कृति में, भारत के समाज में इसके ऊपर कहीं न कहीं फ़िल्में लाकर समाज का प्रबोधन किया जाता है। सन 2003 में एक फ़िल्म बनी थी जिसका नाम था एलओसी और उस फ़िल्म में एलओसी नाम की एक फ़िल्म थी एलओसी नाम की एक फ़िल्म थी, उस फ़िल्म में कैप्टन अनुज का रोल सैफ अली खान ने निभाया था और उस फ़िल्म में उन्होंने दिखाया था कि जंग में किस किस्म की कार्रवाई की जाती है, किस किस्म की तैयारी की जाती है। 2003 में और एक फ़िल्म आई थी जिसका नाम था धूप और उस फ़िल्म में कैप्टन अनुज नैयर के माँ-पिताजी के उनके मौत के बाद उनके ऊपर क्या गुज़री थी, उसके बारे में पूरा वर्णन किया हुआ है। उसका एक पिक्चराइज़ेशन किया हुआ है, जिस फ़िल्म में कैप्टन अनुज नैयर के पिता एसके नैयर का रोल ओमपुरी एक्टर ने निभाया था। शहादत तो लोग राष्ट्र के लिए देते हैं, लेकिन उस शहादत को याद रखना भी हमें बहुत ज़रूरी होता है। उसीलिए कई जगह हम जब पहाड़ी इलाकों में जाते हैं, तो आपको कहीं न कहीं आपको अलग-अलग किस्म के मैसेजेस मिलते हैं। ये एक ऐसा मैसेज है, वहाँ पर लिखा हुआ है जम्मू एंड कश्मीर में, लद्दाख में, हमारी जो भारतीय सेना है, वो एक हमेशा मिसाल देती है और वो मिसाल क्या होती है? वो इस 4 लाइनों में साफ लिखा है, वी लीड बाय एग्ज़ाम्पल, वी लिव बाय चांस, वी लव बाय चॉइस एंड वी किल बाय प्रोफेशन। ये इलाका भी लद्दाख का है, जहाँ पर ये लिखा हुआ है। आज कारगिल की लड़ाई को लगभग 21 साल हुए और पिछले साल जब इसके 20 वर्ष पूर्ण हुए, तब हमारे भारतीय सेना के जनरल साहब जो आजकल सीडीएस है, जनरल रावत साहब ने ये कहा था कि पाकिस्तान फिर दोबारा ऐसी हरकत और नाकाम कोशिश ना करे क्योंकि इस वक्त दे विल गेट ए ब्लडी नोज। दोबारा कोई ऐसी हरकत हुई तो इससे बुरी तरह से उन्हें खदेड़ा जाएगा। हम सब आज भारतवासी और भारतवर्ष के तमाम लोग, चाहे वो फौज में हो या नागरिक हो, बच्चे हो, बूढ़े हो और महिलाएं हो, हम सब मिलकर एक चीज का जरूर ध्यान में रखें कि इन सब युद्ध में, गुजरे हुए युद्ध में जो धाराशायी हुए जवानों को और अफसर को हम अपनी श्रद्धांजलि इस व्याख्यानों के जरिए हम दर्शाएं और उसके प्रति हमारी श्रद्धांजलि भी हम अर्पित करें। आखिर में मैं ये कहूँगा कि छोटे-छोटे बच्चों को भी हमने इस चीज़ के बारे में प्रोत्साहित करते रहना चाहिए। मेरे साथ एक छोटा बच्चा है, वो भी मेरे साथ यहाँ पर वो कारगिल के बारे में नारा लगाएगा। इसका नाम है यश। लवकर हसायचं नाही मला. बताओ नाम मत.
हाँ यश बोलो। कारगिल विजय दिवस कारगिल विजय दिवस अमर रहे। अमर रहे। जय हिंद करो। जय। आखिर में मैं यही कहना चाहूंगा कि आज की जो कहानी थी, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक यशोगाथा है कैप्टन अनुज नैयर की, और जिसे हम अपने मन में, हमारे मस्तिष्क में और हमारे चाल चलन में रखें। आज हम क्या कर सकते हैं? आज हम भारतवर्ष के लिए, हर कोई आदमी सरहद पे तो नहीं जा सकता, लेकिन कम से कम हमें जो जिम्मेदारी मिली है समाज में रहने की, हमारे इर्द गिर्द रहने की, उसमें हमने पूरी तरह से उसे निभाना चाहिए, चाहे वो कोई भी काम हो। हर एक काम में हम अपना योगदान देंगे तो वो भी हमारी एक राष्ट्रभक्ति के जैसा होगा और हमारा देश को आगे बढ़ाने के लिए एक हमारा अच्छा कदम होगा। आप सब लोग अपनी-अपनी जगह से जहाँ पर भी, चाहे घर में हो या कहीं पर भी हो, मेरी ओर से जो भी इस समय लाइव देख रहे हो, कम से कम 3 बार जय हिंद पुकारेंगे। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। धन्यवाद।